Welcome everybody to this new lecture and also in this new unit of your syllabus, the paper number 3rd, Waves, Oscillation and Acoustics. Today we will start our new unit, that is unit number 1st of your syllabus, that is wave motion. ओके अभी तक जो हम स्टडी करके आए हैं वो यूनिट नंबर 2nd, यूनिट नंबर 3rd, यूनिट नंबर 4th हमने स्टडी की है। अब हम वापस यूनिट नंबर 1st पे आए हैं, क्योंकि जिस सीक्वेंस में सिलेबस दिया है उस सीक्वेंस से अगर हम स्टडी करते तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता, या ज़्यादा यू नो कि सीक्वेंस जो है सिलेबस की, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करना सबसे पहले सबसे आसान तरीका है सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करना। फिर हम डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन को स्टडी करके आए हैं, फिर फोर्स्ड हार्मोनिक मोशन को स्टडी करके आए हैं, और अब हमारे लिए वेव मोशन को सीखना आसान है। दैट्स व्हाई वी स्टार्ट दिस यूनिट नाउ। यूनिट नंबर 1st ऑफ आवर सिलेबस इज नेम्ड एज वेव मोशन, और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि यूनिट नंबर 5th ऑफ योर सिलेबस दैट इज साउंड्स एंड अकाउस्टिक्स, वो हम फिनिश कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट दिस यूनिट। वेव मोशन। वेव मोशन यानी तरंग गति। तरंग गति, तो तरंग गति के बारे में आप कहीं ना कहीं +2 लेवल पे मैंने आपको बताया, जितना भी मैकेनिक्स का सिलेबस है यहाँ मैकेनिक्स, ये भी मैकेनिक्स ही है, ये वेव मैकेनिक्स है। और जो आप अभी पेपर नंबर 1st को स्टडी करके आए हैं दैट इज मैकेनिक्स, यांत्रिकी, वो भी मैकेनिक्स ही है। बस ये वेव का मैकेनिक्स है, वो पार्टिकल्स का बॉडीज का मैकेनिक्स है। अंतर केवल इतना है, नहीं, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स, वेव मैकेनिक्स। ओके, सो वेव मोशन को स्टडी करें। तरंग गति क्या है? एक्चुअली में जब हम वेव की बात करते हैं तो वेव को सिंपली अगर आप बिल्कुल साधारण शब्दों में समझना चाहें तो वेव एक डिस्टरबेंस है, या आप कहें कंटिन्यूअस डिस्टरबेंस है। किसी भी माध्यम का कंटिन्यूअस डिस्टरबेंस है। अभी हम जो वेव्स को स्टडी करेंगे वो केवल ऐसी वेव्स को स्टडी करने वाले हैं जो जिनके संचरण के लिए, जिनके प्रोपेगेशन के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। केवल ऐसी वेव्स को बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ऐसी वेव्स के बारे में हम स्टडी नहीं, वेव्स ऐसी भी होती हैं जिनके प्रोपेगेशन या संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसके बारे में भी हल्का सा डिस्कशन हम यहाँ करेंगे। तो वेव मोशन क्या है? वेव मोशन एक्चुअली किसी भी मीडियम का एक डिस्टरबेंस है। और मैं कहूँगा कि अगर आगे हम यहाँ प्रोग्रेसिव वेव पढ़ेंगे तो प्रोग्रेसिव वेव क्या है? एक कंटिन्यूअस, जब प्रोग्रेसिव वेव किसी मीडियम में प्रोपेगेट कर रही हो तो आप कह सकते हैं वो किसी मीडियम का एक कंटिन्यूअस डिस्टरबेंस है। यानी किसी भी मीडियम को में अगर आप डिस्टरबेंस महसूस करते हैं, मान लीजिए जब आपने देखा होगा कि तालाब में जब पानी भरा रहता है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो फिर जो सरफेस होता है वाटर का, वहाँ एक वेव जैसी, तरंगों जैसी एक घटना हमें दिखाई देते हैं। या फिर हम तालाब के शांत जल में अगर हम कोई कंकड़ पत्थर फेंकें तो भी वहाँ का जो वाटर का सरफेस है वहाँ भी आपको वेव्स दिखाई देंगी। तो वो वेव्स है क्या? आपने वो शांत जल था, आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, चाहे वो कंकड़ मारने से डिस्टर्ब हुआ, चाहे वो पत्थर मारने से डिस्टर्ब हुआ। इसी तरह से किसी रस्सी को अगर आप किसी दृढ़ आधार से बांधे, किसी रिजिड एंड से बांध दें, तो और उसे ऐसे जब वो बिल्कुल अपनी मीन पोजीशन में, चूंकि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को हम स्टडी करके आए हैं कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं लगेगा तब तक वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता। और प्रत्येक वस्तु की ये इच्छा रहती है, ये कामना होती है कि वो अपनी स्टेट को मेंटेन रख सके। यानी कि अगर वो स्टेडी स्टेट में है तो वो स्टेडी स्टेट में ही रख सके, और अगर वो मोशन की स्टेट में है तो मोशन की स्टेट में ही रह सके। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जब रस्सी में आप हाथ से जब तक उस रस्सी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक उस रस्सी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जैसे ही आप
रस्सी से को हाथ में पकड़ते हैं और ऐसे उसको हल्का सा झटका देते हैं, हिलाते हैं, तो रस्सी में इस तरह की वेव्स उत्पन्न हो जाती हैं। तो एक्चुअली वेव्स इज अ डिस्टर्बेंस, और जब प्रोग्रेसिव वेव्स की मैं बात करूं, इज अ कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस ऑफ ए मीडियम। मीडियम में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो वेव्स का कंसेप्ट हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं वो ऐसी वेव्स हैं जिनके प्रोपगेशन के लिए हमें मीडियम की जरूरत होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ऐसी वेव्स को हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। पहली बात यह है कि अगर आप वेव्स के बारे में बात करें, तो वेव मोशन क्या है एक्चुअली। जब हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना फिजिक्स में हुई कि ये बात है अप्रोक्सीमेटली 15th-16th सेंचुरी के आसपास की, वेव पार्टिकल डुअलिटी, हिंदी में इसे कहेंगे हम द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ओके, वेव पार्टिकल डुअलिटी, ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना थी। एक्चुअली मैं इसको इसलिए यहाँ डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ कि यहाँ जो मुझे टॉपिक स्टडी करना है, जो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन ये है वेव मोशन की, या मैंने जो वेव मोशन को डिफाइन किया है वो कुछ इस तरह से किया है, द वेव मोशन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। बस मैं इतनी लाइन अभी आपको वर्बली पढ़ के बता रहा हूं कि द वेव मोशन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। बस इतनी लाइन पे आप ध्यान देंगे अभी और मेरी बात सुनेंगे। देखिए हुआ क्या कि वेव पार्टिकल डुअलिटी के ऊपर जब डिस्कस हुआ तो हाइगेन्स और ये बहुत सारे जो ऑप्टिक्स की फिनोमिना को मानने वाले लोग थे, ये बात कह रहे थे कि जो द्रव्य है, द्रव्य यानी मैटर का पार्टिकल जब भी मोशन में होता है वो एक वेव की तरह बिहेव करता है। और दूसरे जो लोग थे, जैसे इनमें आइंस्टाइन सर भी थे और कॉम्पटन थे और इसमें कॉम्पटन थे, प्लांक थे, ओके, ये इस तरह के लोग थे, ये दूसरी साइड वाले लोग थे जो ये कह रहे थे कि नहीं, जब कोई भी मैटर पार्टिकल मोशन में होता है तो एक पार्टिकल की तरह ही बिहेव करता है। तो ये बहस जब शुरू हुई वेव पार्टिकल डुअलिटी पे, तो कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि मैटर पार्टिकल जब मोशन में है तो वो वेव है या पार्टिकल है। फिर प्लांक ने अपना एक क्वांटम प्रिंसिपल दिया। उसने कहा कि सूर्य से जो एनर्जी हमें मिलती है, आपको पता है कि सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं तो अपने साथ हीट एनर्जी लेके आती हैं। आप धूप में खड़े हो जाइए, गर्म महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं? उस हीट एनर्जी के कारण जो सूरज से पृथ्वी तक आती है, उस हीट एनर्जी के कारण आप गर्म महसूस करते हैं धूप में। तो हुआ ये कि जब प्लांक ने अपना क्वांटम, उससे पहले ये माना जाता था कि पार्टिकल नेचर कुछ नहीं है, बस जो भी है मोशन में, जो भी चीज मोशन में वो वेव है। एवरीथिंग इज मोशन, एवरीथिंग इज इन मोशन इज अ वेव। अगर मोशन हो रहा है कहीं किसी भी तरह का तो वो वेव है, पार्टिकल नहीं हो सकता। तो प्लांक ने अपने क्वांटम प्रिंसिपल में ये बताया कि जो एनर्जी है, सूरज से जो एनर्जी पृथ्वी पर आती है, अर्थ पे आती है, अर्थ सरफेस पे आती है, वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आती है। उन पैकेट्स को नाम दिया गया फोटोन। और हर फोटोन की एनर्जी जो बताई प्लांक ने वो थी E = h nu, where h is the Planck constant and nu is the frequency of that photon। तो ये जो फोटोन थे ये वेव तो नहीं थे, ये तो पार्टिकल थे, ये पार्टिकल कंसीडर किए गए।
तो पार्टिकल कैसे एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, कैसे वो एनर्जी ला रहा है? एनर्जी तो जब भी पार्टिकल मोशन में होता है तो वो तो वेव होनी चाहिए। तो इस सब मैटर को जब डिस्कस किया गया और इसके ऊपर एक पूरा सेशन डिस्कस किया गया, बहुत सालों तक डिस्कस किया गया, तो अंत में डी ब्रोगली, आपने नाम सुना होगा, डी ब्रोगली ने अंत में जाकर इस पूरे झगड़े का सॉल्यूशन किया और बताया कि मैटर पार्टिकल कुछ विशेष परिस्थितियों में वेव की तरह बिहेव करता है और कुछ अन्य कंडीशंस परिस्थितियों में वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। यानी वेव और पार्टिकल नेचर एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ओके, सो उन्होंने फिर डी ब्रोगली का जो आपने पढ़ी होगी वो थ्योरेटिकल एजम्पशंस हैं उनकी, और वो बहुत राइट एजम्पशंस हैं। उसमें आपने देखा होगा कि एक तरफ वो लैम्बडा को दिखाते हैं, दूसरी तरफ मास को दिखाते हैं। लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1/√2πm/kT, इस तरह की इक्वेशंस आपने पढ़ी होगी। तो लैम्बडा इक्वल्स टू लिख रहे हैं, दैट मीन्स लैम्बडा किसकी प्रॉपर्टी है? लैम्बडा तो वेव की प्रॉपर्टी है। और इक्वल्स टू किसके लिख रहे हैं? मास के लिख रहे हैं। और मास किसकी प्रॉपर्टी है? पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। तो दोनों को उन्होंने कह दिया कि एक तरफ वेव है तो दूसरी तरफ पार्टिकल है। तो यहां मेरा इस बात को डिस्कस करने का उद्देश्य ये था कि जिस तरह से हमारे पास एनर्जी का ट्रांसफर फ्रॉम द सन टू द अर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में आता है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, और फोटोन के रूप में आता है अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, तो वो अपने साथ एनर्जी भी लाते हैं और मोमेंटम भी लाते हैं। आपको एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में वो एनर्जी हम तक पहुंचती है। या आप अगर क्वांटम प्रिंसिपल के ऊपर बिलीव करते हैं और उसको ज्यादा समर्थन देते हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ वो फोटोन के रूप तक हम तक पहुंचे। लेकिन एक बात तय है कि जब भी मोशन होगा, जब भी डिस्टरबेंस होगा, तो वो अपने साथ एनर्जी का ट्रांसफर जरूर करेगा। जब भी वेव, जब भी पार्टिकल सन से अर्थ तक पहुंचेगा, वो हमेशा अपने साथ एनर्जी भी लाएगा और मोमेंटम भी लाएगा, क्योंकि फोटोन का मोमेंटम भी होता है। फोटोन पार्टिकल है तो मोमेंटम भी होगा। तो इसीलिए वेव पार्टिकल डुअलिटी की जो इंटरेस्टिंग घटना थी वो रिजोल्व की गई डी ब्रोगली के द्वारा। ओके, तो कोई भी वेव मोशन हो वो हमेशा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम को दिखाता है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, अगर एनर्जी का ट्रांसफर यहां से यहां तक हो रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ वेव मोशन हुआ होगा। अगर ट्रांसफर मोमेंटम का ट्रांसफर यहां से यहां तक हुआ है तो आप कह सकते हैं हाँ यहाँ वेव मोशन हुआ होगा। किसी भी मीडियम में अगर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है बाय मीन्स ऑफ वेव और बाय मीन्स ऑफ एनीथिंग, तो यू कैन से इट देयर इज अ वेव एसोसिएटेड विद दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मोमेंटम। ओके, तो इसीलिए वेव की ये डेफिनेशन यहां लिखी है वेव मोशन की। द वेव मोशन इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द मीडियम टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। मैटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होता, मैटर तो अपने जगह स्थिर है, लेकिन ट्रांसपोर्ट किसका होता है? एनर्जी और मोमेंटम का। तो इस तरह के जो ट्रांसपोर्ट है, इस तरह की जो ट्रांसफर है ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ मीडियम टू अनदर पॉइंट ऑफ मीडियम इज नोन एज वेव्स और वेव मोशन। ओके, broadly wave motion can be divided into two broad categories. First is mechanical wave motion and second is non mechanical wave motion. देखिए, जो मैकेनिकल वेव मोशन है, ये वाला जो वेव मोशन है, ये हम कब पढ़ते हैं? इन वेव्स के मोशन के लिए हमें मीडियम की जरूरत होती है। मैकेनिकल वेव केवल तभी मोशन में होंगी जब वहां कोई मीडियम प्रेजेंट हो। लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव्स, या फिर आप इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन वेव्स के मोशन के लिए हमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है। आप सोच के देखिए
कि जो मीडियम है, एटमॉस्फेयर है, वो अर्थ के कुछ 100 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 400 to 500 किलोमीटर की रेंज तक ही हमारे पास एटमॉस्फेयर है। उसके बाद स्पेस में इतनी डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स नहीं है, यानी आप स्पेस को फ्री स्पेस कह सकते हैं, वैकेंट प्लेस कह सकते हैं। तब भी अब ऐसा तो नहीं है कि सूरज या सूर्य या सन पृथ्वी के इस एटमॉस्फेयर में है, वो तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हमसे है। तो फिर वो एनर्जी हम तक कैसे पहुंच रही है? क्योंकि वेव्स के मोशन के लिए तो मीडियम की आवश्यकता, अगर केवल हम मैकेनिकल वेव पे कंसंट्रेट करें, केवल हम मैकेनिकल वेव पे कंसंट्रेट करें, तो इन वेव्स के मोशन के लिए तो हमें मीडियम की जरूरत होती है। ये वेव मोशन नहीं कर सकती विदाउट मीडियम, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या नॉन मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं, वो बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती हैं, बिना मीडियम के भी स्पेस में ट्रेवल कर सकती है। तो ऐसी वेव्स जिनके चलने के लिए, जिनके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता हो, ऐसी वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहेंगे। और जिन वेव्स के लिए, जिन वेव्स के प्रोपेगेशन के लिए हमें मीडियम की जरूरत ना हो, ऐसी वेव्स के प्रोपेगेशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन या फिर नॉन मैकेनिकल वेव्स कहेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसका एक एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल? नॉन मैकेनिकल वेव्स का। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है होती। मीडियम हो तब भी ये प्रोपेगेट करती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज आता है, लेकिन मीडियम है तब भी प्रोपेगेट करेंगे, मीडियम नहीं है तब भी प्रोपेगेट करेंगे। इसीलिए हमारा जो कम्युनिकेशन चैनल है, जिसके जरिए हमारे घरों में टीवी, रेडियो सेट्स, डिश चैनल, जितने भी हमारे पास कम्युनिकेशन, मोबाइल टावर्स, मोबाइल फोन्स, जैसे भी हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के मोशन के कारण ही कर पा रहे हैं। क्योंकि जिस सैटेलाइट से आप रिसीव कर रहे हैं अपने घरों में सिग्नल्स, आपके घरों में जो डिश टीवी लगा है, आपके घरों में जो सिग्नल आ रहे हैं, वो इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू आ रहे हैं, जो हाई फ्रिक्वेंसीज वेव होती हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन में यूज की जाती हैं। क्योंकि जो सैटेलाइट है वो एटमॉस्फेयर में तो नहीं है अर्थ के, तो ये स्पेस में कहीं है। तो स्पेस में तो कि एटमॉस्फेयर या मीडियम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यूज किया गया। नहीं तो मैकेनिकल वेव को यूज कर लेते अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात होती, क्योंकि वहां तो मीडियम प्रेजेंट रहता। लेकिन टेलीकम्युनिकेशन में वो सारे संचार के माध्यम जो आज हम यूज कर रहे हैं, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन के कारण ही यूज कर रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन लाती हैं, इन्फॉर्मेशन ले जाती हैं, और जितना भी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम हो रहा है वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण ही हो रहा है। तो अभी हम नॉन मैकेनिकल वेव्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम वेव मोशन स्टडी कर रहे हैं और बहुत इनिशियल फेज में हम वेव मोशन को स्टडी कर रहे हैं। तो हम केवल कंसंट्रेट करेंगे मैकेनिकल वेव मोशन के ऊपर, या फिर हम मोर कन्वेंटली मैं कहूँ तो केवल मैकेनिकल वेव के ऊपर हम कंसंट्रेट करने वाले, और इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ओके, मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? द वेव्स विच प्रोपगेट थ्रू द मटीरियल मीडिया, जिसके चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता हो, चाहे वो माध्यम सॉलिड हो, या वो माध्यम लिक्विड हो, या वो माध्यम गैस हो। जिनके प्रोपगेशन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मटीरियल मीडिया की आवश्यकता होती है। इसलिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वर्ड मटीरियल मीडिया। और मटीरियल मीडिया वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, या गैस हो। ऐसी वेव्स जिनके संचरण के लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है, ऐसी वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, यांत्रिक तरंगे कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। ओके, द वेव्स विच प्रोपगेट्स थ्रू द मैटर मीडिया और मटीरियल मीडिया विच possesses inertia as well as elasticity, so that water waves and sound waves both are the example of these type of waves. ओके, वाटर वेव्स की बात करें, साउंड वेव्स की, साउंड वेव्स भी मैकेनिकल वेव्स ही हैं। क्योंकि जब आप
क्लास में होते हैं और टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं, तो आप तक वो आवाज़ क्यों कैसे पहुंचते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर एज अ मीडियम बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। अगर उस एयर को सेपरेट वहाँ से किया जाए और एक वैक्यूम पैदा किया जाए, तो फिर टीचर कुछ भी बोलते रहे, बच्चों को कोई सुनाई नहीं देगा, बच्चों को कुछ सुनाई नहीं देगा। तो वहाँ जो मीडियम का काम कर रही है वो एयर कर रही है। इसलिए कहा है कि मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, मीडियम लिक्विड भी हो सकता है और मीडियम गैस भी हो सकता है। ओके, तो ऐसी वेव्स जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो और जो इनर्शिया या इलास्टिसिटी जैसे गुणों को प्रदर्शित करे, ऐसी वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स यानी यांत्रिक तरंगे कहते हैं। ओके, मैकेनिकल वेव्स, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, कितनी तरह की होती हैं मैकेनिकल वेव्स? तो मैकेनिकल वेव्स दो तरह की होती हैं। पहली वेव्स हैं ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी एक कैटेगरी है मैकेनिकल वेव्स की, वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके, ट्रांसवर्स वेव के ऊपर पहले हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, ट्रांसवर्स वेव जब मीडियम में प्रोपेगेट करती हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि ट्रांसवर्स वेव एक मैकेनिकल वेव है, नॉन मैकेनिकल के ऊपर तो हम जा ही नहीं रहे, इस टॉपिक के ऊपर तो हम डिस्कस कर ही नहीं रहे। हमारा टॉपिक है ये वेव मोशन में, हम यहाँ हैं मैकेनिकल वेव मोशन में, यानी हम एक पर्टिकुलर ब्रांच को स्टडी कर रहे हैं वेव मोशन को। ये ब्रॉड ब्रांच नहीं है, ये एक पर्टिकुलर ब्रांच है वेव मोशन की, जिसको हम मैकेनिकल वेव मोशन कह रहे हैं। यानी इस यूनिट में जिसको हमने वेव मोशन नाम दिया है, इसमें हम मैकेनिकल वेव मोशन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, या जो इलास्टिसिटी और इनर्शिया जैसे गुणों को प्रदर्शित करती हैं, ऐसी वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। साउंड वेव्स या वाटर वेव्स, ये सब एग्जांपल हैं मैकेनिकल वेव्स के। मैकेनिकल वेव्स का अगर कैटेगराइजेशन करें तो दो तरह की मैकेनिकल वेव्स होती हैं। पहली वेव्स को हम स्टडी कर रहे हैं, इसका नाम है ट्रांसवर्स वेव्स। ओके, ये इस तरह की मैकेनिकल वेव्स है जब ये मीडियम में प्रोपेगेट करती है। ट्रांसवर्स वेव्स मीडियम में प्रोपेगेट करती हैं, तो मीडियम के जो पार्टिकल हैं, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, इसी कारण ट्रांसवर्स वेव को भी प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होगी। तो इस तरह की वेव्स हैं जब मीडियम में प्रोपेगेट करती हैं, तो मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर मोशन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो इस तरह के वेव मोशन को हम ट्रांसवर्स वेव मोशन, या इन वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। कैसे? ये एग्जांपल मैंने यहाँ एक दिखाया है कि वेव मोशन इस तरह से है, यानी अगर इस वेव के मोशन को आप देखें तो ये इस डायरेक्शन में अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहूँ तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में प्रोपेगेट कर रही है, आगे बढ़ रही है। पहले ये यहाँ थी, फिर यहाँ, यानी ये जो वेव है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये एक मैकेनिकल वेव है और इस मैकेनिकल वेव के प्रोपेगेशन के लिए हमें मीडियम की जरूरत होगी, तो मीडियम के पार्टिकल वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो जो मीडियम के पार्टिकल हों वो इस तरह से मोशन करें, यानी वाई, पॉजिटिव वाई और निगेटिव वाई डायरेक्शन में प्रोपेगेट वाइब्रेट करें, ऐसे इस वेव मोशन के परपेंडिकुलर, ऐसे मीडियम के पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करें अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ। अपनी मीन पोजीशन अगर इस लाइन पे हम उसकी मान लें तो इस तरह से अगर वो वाइब्रेट करते हैं, वेव मोशन इस तरफ हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहेंगे इसको, मान लीजिए सपोज दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो जो मीडियम के पार्टिकल होंगे वो वेव मोशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे। और चूंकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इस वेव का प्रोपेगेशन है, तो इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन हुई वो जेड एक्सिस और वाई एक्सिस हुई। हम वाई एक्सिस को कंसीडर कर रहे हैं, तो जो मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन होगा वो वाई एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस पे होगा, ऐसे अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ, ऐसे। ओके,
तो ट्रांसवर्स वेव्स इस तरह की वेव्स हैं कि जब वो मीडियम में प्रोपेगेट करती हैं, किसी मीडियम में प्रोपेगेट करती हैं, तो मीडियम के पार्टिकल्स वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। तो ऐसे वेव मोशन को हम ट्रांसवर्स वेव मोशन कहते हैं, या ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। एग्जांपल्स इसके हैं, वेव ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेच स्ट्रिंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ओके, दूसरी तरह की जो कैटेगराइजेशन है मैकेनिकल वेव्स का, वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दीज वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इस तरह की वेव्स हैं कि जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मीडियम में प्रोपेगेट करती हैं, तो जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो वेव डायरेक्शन, वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के अलोंग, परपेंडिकुलर नहीं, अलोंग, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेशन है उसी डायरेक्शन में अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ वाइब्रेट करते हैं। यानी फिर से अगर मैं इस वेव के ऊपर आपको लेके जाऊं, इस वेव को, अगर ये वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन ये हुई, तो जो मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन होगा वो भी इसी डायरेक्शन में हो गया। यानी जब ट्रांसवर्स वेव मीडियम में ट्रेवल करती है, प्रोपेगेट करती है, तो अगर डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन इस तरफ है, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहा है, तो जो अगर ट्रांसवर्स वेव होगी तो मीडियम के पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे अपने मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन में इस लाइन पे मान रहा हूँ, इस लाइन पे मैंने मान ली इन पार्टिकल्स की वेव पोजीशन है जिस मीडियम में वेव प्रोपेगेट कर रही है। तो उन पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन होगा वो इस तरह होगा, इस तरह से, वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। तो ऐसी वेव को हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव समझिए, मान लीजिए ये वेव अब एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो पॉजिटिव एक्स एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है। ओके, और अगर ये वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो इस बार मीडियम के पार्टिकल वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के अलोंग अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेंगे। यानी इस बार जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से, इस तरह से, जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपेगेशन है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ इस तरह से वाइब्रेट करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मेन प्रोपेगेशन, नॉट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। तो जब मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन अलोंग द वेव प्रोपेगेशन हो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन हो, तो ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। और अगर मीडियम के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन हो, तो ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। Okay, so these are the two categories of mechanical waves. Mechanical waves are those waves which can propagate through a material media. माध्यम के बिना मैकेनिकल वेव्स का प्रोपगेशन नहीं हो सकता। It is not possible to propagate a mechanical wave without medium. Okay, so this is all about mechanical waves. Now let us discuss some characteristics of wave motion. Some characteristics of wave motion. The first characteristic is a wave is a form of disturbance which propagate in a medium. एक डिस्टर्बेंस है, एक फॉर्म है डिस्टर्बेंस का। मैंने आपको बताया कि जब भी आप मीडियम में डिस्टर्ब करेंगे, किसी भी मीडियम को डिस्टर्ब करेंगे, आप एक अच्छा एग्जांपल सोच के देख सकते हैं कि आपके चारों तरफ एयर है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, और एयर के पार्टिकल्स भी जाहिर सी बात है आपके आसपास होंगे, है ना। एयर में तो मिक्सर है एक, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनर्ट गैसेस हैं, ओके, और वाटर वेपर है, मिक्सर है एक बहुत सारा।
तो कहीं आपके पास, आप इमेजिन करके देखिए कितना सुंदर ये चित्र बनेगा कि आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं कि कहीं तो आपके पास, क्योंकि नाइट्रोजन 78% है, तो बहुत सारे नाइट्रोजन के पार्टिकल्स होंगे। फिर 20% ऑक्सीजन है, तो बहुत सारे पार्टिकल्स, अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ नाइट्रोजन पार्टिकल्स आपके पास ऑक्सीजन के पार्टिकल्स होंगे, और बहुत थोड़ी सी मात्रा में कुछ इनर्ट गैसेज और वाटर वेपर होगी। ओके, अब इनके साथ जरा गेम खेल के देखिए कि आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं, आप उनको डिस्टर्ब कीजिए, हाथ से ऐसे डिस्टर्ब कीजिए, ऐसे जैसे मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ऐसे। यहाँ इस कॉपी के पेज के ऊपर यहाँ बहुत सारे नाइट्रोजन पार्टिकल होंगे, बहुत सारे ऑक्सीजन पार्टिकल होंगे, और अभी मैं थोड़ी सी देर इसको छोड़ देता हूँ ताकि वो अपनी स्टडी स्टेट में आ सके। और कुछ देर बाद आप देखते होंगे कि वो स्टडी स्टेट में आ गए, मान लीजिए। अब आप इस उंगली से इसको डिस्टर्ब कीजिए, ऐसे। तो डिस्टर्बेंस ऐसे डिस्टर्ब हुए होंगे, ऐसे ऐसे नाइट्रोजन के पार्टिकल, ऐसे ऐसे ऑक्सीजन के पार्टिकल, ऐसे ऐसे वाटर वेपर और इनर्ट गैस के पार्टिकल वाइब्रेट हुए, डिस्टर्ब हुए होंगे अपनी मीन पोजीशन से। क्योंकि मीन पोजीशन कब होगी? रेस्ट की पोजीशन, जब कोई डिस्टर्बेंस ना हो मीडियम में। और चूंकि एयर में ये सब हो रहा है, तो एयर के पार्टिकल बहुत अच्छे से आराम से वो अपनी मीन पोजीशन पे है। अब आप उस हाथ से इस एयर को, यहाँ जो कॉपी के ऊपर एयर है, ऐसे डिस्टर्ब कीजिए, तो उनमें बड़ा वाइब्रेशन हुआ होगा, उनमें कंपन हुआ होगा, चाहे वो नाइट्रोजन के पार्टिकल्स हैं, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं, या फिर वो इनर्ट गैस या वाटर वेपर, जो भी आप समझें। तो एक्चुअली वेव क्या है? एक डिस्टर्बेंस है। आप मीडियम को डिस्टर्ब कीजिए, वेव हो गई जनरेट, सिंपली। जैसे आप वाटर को डिस्टर्ब कीजिए, तालाब में बाल्टी में रखे वाटर में जरा सी हलचल कीजिए तो वेव, रस्सी को जरा सा हिलाइए वेव, स्प्रिंग को जरा सा हिलाइए वेव। तो वेव मोशन एक्चुअली डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्ब कीजिए वेव, डिस्टर्ब कीजिए वेव, लेकिन अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिए, वो वेव नहीं होगी। ओके, सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, माय फर्स्ट पॉइंट, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन। एंड द वेव इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस, एक डिस्टर्बेंस की फॉर्म है विच प्रोपगेट्स इन अ मीडियम, किसी मीडियम में प्रोपगेट करती है। मैंने आपको बताया एयर हमारे पास मीडियम है, तो हम हमेशा डिस्टर्ब करते रहते हैं, डिस्टर्बेंस पैदा होता रहता है। जैसे अपने हाथ चलाएंगे, अपने पैर चलाएंगे, अपना मुंह चलाएंगे, तब भी एयर के पार्टिकल जो मुंह के सामने हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे। ओके, तो ये डिस्टर्बेंस चलता रहता है, वेव मोशन चलता रहता है, बहुत सारी वेव्स हमारे आसपास घूम रही हैं। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज व्हेन द वेव propagates the particles of the medium simply oscillates about their mean positions। ये मैंने अभी आपको डिस्कस करके आया हूँ कि ट्रांसवर्स वेव्स होंगी जब मीडियम में प्रोपगेट होंगी, तो मीडियम के पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ इस तरह से वाइब्रेट करेंगे जो वेव मोशन की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे, परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेंगे। ओके, तो अपनी मीन पोजीशन, चाहे आप लॉन्गिट्यूडनल वेव को कंसीडर करें, लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उसमें मीडियम के जो पार्टिकल होंगे, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपगेट कर रही है मीडियम में, तो मीडियम के पार्टिकल वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन के अलोंग प्रोपगेट करेंगे, अलोंग वाइब्रेट करेंगे, नॉट प्रोपगेट तो वेव करेगी। मैटर, मैंने ये लाइन आपको बड़े ध्यान से उसको समझाई थी कि ये लाइन मैंने बड़े ध्यान से आपको समझाई कि विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर, विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर, एक्चुअल ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं हो रहा, मीडियम अपनी जगह है, बस डिस्टर्बेंस वेव का है, वेव डिस्टर्ब्ड है, मीडियम डिस्टर्ब्ड नहीं है। मीडियम में डिस्टर्ब, यानी मीडियम डिस्टर्ब आप कह सकते हैं, ये वर्ड आप यूज कर रहे हैं, मीडियम डिस्टर्ब है लेकिन ट्रांसपोर्टेड नहीं है, अपनी जगह से कहीं नहीं जा रहा, वो वही है जिस जगह आपने किसी स्टेट पे आप कह रहे हैं कि हाँ यहाँ मीडियम है, तो वो वही है, केवल उस मीडियम में डिस्टर्बेंस है, उस डिस्टर्बेंस को हम वेव कह रहे हैं। ओके, सो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन
इज दिस व्हेन द वेव प्रोपेगेट्स, जब वेव प्रोपेगेट करती हैं, प्रोपेगेशन करती हैं, तो द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सिंपली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजिशंस, अपनी मीन पोजिशन के दोनों तरफ वो वाइब्रेट करते हैं, चाहे वो वेव ट्रांसवर्स वेव हो या वो वेव longitudinal wave हो. Okay, now the third is the velocity of wave is different from the velocity of particle. जो particles की velocity है वाइब्रेट करने की और जो वेव की वेलोसिटी है प्रोपेगेट करने की, वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है. वेव अपनी वेलोसिटी से प्रोपेगेट करेगी, पार्टिकल अपनी वेलोसिटी से वाइब्रेट करेगा. द वेलोसिटी ऑफ वेव इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मीडियम बट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल गोज ऑन चेंजिंग. ये हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर मीडियम में वेव की वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो, लेकिन मीडियम के पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये नहीं हो सकता. ओके, being maximum, this velocity, that is particle velocity, being maximum in mean position and minimum at the extreme position. और जो पार्टिकल की वेलोसिटी अपनी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है और जो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन है उन पे मिनिमम होती है. ओके, द फोर्थ पॉइंट इज द एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल. कोई भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल है जो अपनी मीन पोजीशन की चारों तरफ ऐसे ऐसे, जैसे स्प्रिंग में वाइब्रेशन होता है उस तरह की फिनोमिना है. द एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट द एक्सट्रीम पोजीशन इज होली पोटेंशियल. तो जब वो पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो उसके पास जो एनर्जी है वो केवल पोटेंशियल होगी, और अपने मीन पोजीशन पे जब होगा वो पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक होगी. क्यों होगी? इस लाइन से होगी क्योंकि जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम रहती है अपनी मीन पोजीशन पे, और काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं वेलोसिटी पे डिपेंड करती है. हाफ mv², v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. तो जब मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, और वेलोसिटी मिनिमम है एक्सट्रीम पोजीशन पे तो वहां काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगी एट द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. तो ये दोनों इंटरलिंकिंग फैक्ट है. पहली बात ये है, ये पॉइंट हमें बता रहा है कि वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी डिफरेंट होती है. ये हो सकता है कि वेव वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर मीडियम में कांस्टेंट हो जाए, लेकिन पार्टिकल वेलोसिटी का उस पर्टिकुलर मीडियम में कांस्टेंट रहना लगभग नामुमकिन है. और जो पार्टिकल वेलोसिटी रहती है अपनी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम रहती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम रहती है. दैट्स व्हाई द करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट इट्स मीन पोजीशन इज मैक्सिमम एंड एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन इज मिनिमम. Because the kinetic energy at its extreme position is minimum, then potential energy is maximum there, because the conservation of energy says that if there is a decrease in kinetic energy, then there is a corresponding increase in the potential energy at an instant. That's according to the law of conservation of energy. ओके, तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने का कारण मीन पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम है, इसलिए वो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है. और मिनिमम वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे इसलिए क्योंकि वेलोसिटी वहां मिनिमम है. ओके, नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज व्हेन अ वेव ट्रेवल्स इन अ मीडियम. जब किसी मीडियम में ट्रेवल करती है कोई वेव, देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी. ये मैंने आपसे इस लेक्चर के बिल्कुल इनिशियल फेज में मैं आपके साथ ये डिस्कस कर चुका हूँ कि किसी भी वेव, कोई भी वेव जब किसी मीडियम में ट्रेवल करती है, चूंकि मैंने आपको बताया मैं नॉन मैकेनिकल वेव के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, हालांकि नॉन मैकेनिकल वेव भी हैं जो विदाउट मीडियम भी ट्रेवल कर सकती हैं, लेकिन अगर मैं केवल मैकेनिकल वेव्स के ऊपर ही रहूँ तब भी व्हेन अ वेव ट्रेवल्स इन अ मीडियम there is a flow of energy without transfer of matter. ये अप्रोक्सीमेटली डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है वेव मोशन की, कि जब किसी मीडियम में वेव ट्रेवल करती है तो एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है.
फ्रॉम वन पॉइंट टू दिस पॉइंट। अगर वेव यहाँ से यहाँ तक गई है तो आप कहेंगे कि हाँ एनर्जी यहाँ से यहाँ तक गई है, ट्रांसपोर्ट हुआ है एनर्जी का। यहाँ से यहाँ तक आई है तो आप कहेंगे यहाँ से यहाँ एनर्जी आई है, या मोमेंटम भी आप कह सकते हैं, क्योंकि एनर्जी एंड मोमेंटम एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है वेव के साथ। ओके, और मैटर अपनी जगह बना रहता है, मैटर पे कोई इफेक्ट नहीं आता, मैटर पे कोई इफेक्ट नहीं आता, मैटर अपनी जगह कांस्टेंट है। डिस्टर्बेंस जरूर आपने मैटर में किया है, लेकिन मैटर फ्लो नहीं होता, एनर्जी केवल फ्लो होती है, मोमेंटम केवल फ्लो होता है। ओके, नाउ moving to the next one, and this is some simple definition, you all very familiar with these definition. Amplitude, मैं केवल वेव के एक पिक्चर आपको दिखा देता हूँ और यहीं से मैं आपको पूरी डेफिनेशन बता दूंगा। फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो एम्पलीट्यूड है। ये इस तरह का वेव प्रोपगेशन हो रहा है, टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ये ग्राफ है। ओके, और पहले जो डिफाइन करना है हमें क्वांटिटी, यहाँ एम्पलीट्यूड डिफाइन करनी है। तो अपनी मीन पोजीशन से एक और अधिकतम विस्थापन को, अधिकतम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एट वन साइड फ्रॉम द मीन पोजीशन, फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड, इज नोन एज amplitude of any particle, any vibrating particle. Okay, second definition जो है यहाँ वो टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या है? अपना इस वेव को अपना एक कंप्लीट ऑसिलेशन, एक कंप्लीट साइकिल, एक पूरा चक्र पूरा करने में जितना समय लगेगा वो कहलाएगा इस वेव का टाइम पीरियड। ओके, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या है? ये मैथमेटिकली तो आप ये कह सकते हैं कि टाइम पीरियड का रिवर्स है, लेकिन अगर वर्बली आप कहना चाहिए कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्यूटेड इन 1 सेकेंड और द नंबर ऑफ vibrations completed by the vibrating particle in 1 second। 1 सेकंड में वो जितने अपने कंप्लीट वाइब्रेशन करता है, इस वेव का एक कंप्लीट वाइब्रेशन ये है, फिर दूसरा वाइब्रेशन यहाँ से शुरू होता है यहाँ खत्म होता है, तीसरा वाइब्रेशन यहाँ से शुरू होता है यहाँ खत्म होता है। तो मान लीजिए 1 सेकंड में ये वेव यहाँ पहुँच जाती है, तो जो फ्रीक्वेंसी हुई 3 हुई। कैसे? 1 यहाँ, 2 हियर, 3 है। अगर क्योंकि टाइम का ग्राफ है, टाइम इस तरफ बढ़ेगा, अगर 1 सेकंड में ये वेव यहाँ है तो आप कहेंगे इस वेव की फ्रीक्वेंसी 3 है। टाइम पीरियड एक ये कंप्लीट साइकिल करने में जितना समय लेगी वो टाइम पीरियड होगा। ओके, फ्रीक्वेंसी को हम रिवर्स ऑफ टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा भी गया है। वेव स्पीड क्या होगी? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव पर सेकेंड। इस वेव के द्वारा 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी इस तरफ, ये डिस्टेंस 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशन दैट फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस वेव स्पीड। फेज क्या है? द फेज ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट रिप्रेजेंट्स द पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, रिप्रेजेंट्स द पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल। तो पोजीशन को दिखाता है फेज और डायरेक्शन ऑफ मोशन को दिखाता है किसी भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। ओके, वेवलेंथ क्या हुई? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में, एक यहाँ से यहाँ तक एक टाइम पीरियड हुआ, ये जो डिस्टेंस इस वेव ने ट्रेवल की दैट इज नोन एज वेवलेंथ। तो ये कुछ सिंपल डेफिनेशंस थी रिलेटेड टू वेव मोशन। एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव स्पीड क्या है, फेज क्या है, वेवलेंथ क्या है, इनके आगे हमें जरूरत होने वाली है, इसलिए यहाँ इसको कवर किया गया। ओके, so students, that's all for now and meet you into the next one. Thank you.